Hello everyone, myself AK and I welcome you all to this channel. Today we are going to discuss a new topic which named public interest litigations. हिंदी में इसे जनहित याचिका कहते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता क्या है। PIL means a legal action initiated in a court of law for the enforcement of public interest in which the public or class of community have some interest by which their legal rights and liabilities are affected. मीन्स ये एक कोर्ट के द्वारा लिया गया एक लीगल एक्शन है। इस तरह का लीगल एक्शन है जिसमें लार्जर इंटरेस्ट, पब्लिक से रिलेटेड लार्जर इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो पब्लिक हो या फिर कोई क्लास ऑफ कम्युनिटी हो। इसमें उनके लीगल राइट्स और लाइबिलिटीज़ जो भी होते हैं, जो भी प्रभावित लीगल राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ होती हैं, उन सारे राइट्स को वो एक ग्रेटर कॉज में, ठीक है, पब्लिक के इंटरेस्ट को देखते हुए उसको इंटैक्ट करते, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ये होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, जनहित याचिका। सो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस मीन्स लिटिगेशंस फाइल्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट सच एज, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि पोल्यूशन से रिलेटेड हो गया, टेररिज्म हो गया, रोड सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन हैजार्ड्स एक्सेट्रा। These are the public interest, and when court takes some decisions to secure, to protect the public interest, this method of legal actions is called public interest litigations. So any matters where the interest of public at large is affected, बहुत बड़े स्तर पर अगर पब्लिक का इंटरेस्ट, ठीक है, अगर अफेक्ट होता है तो वो सारी चीजें रिड्रेस की जाएंगी बाय फाइलिंग अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। आप कोई भी कम्युनिटी का मेंबर, कोई भी थर्ड पर्सन, चाहे या फिर किसी भी क्लास या कम्युनिटी के लोग, कोई सोशल ग्रुप्स, कोई भी जाकर इन्हें फाइल कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। और उस अगर वो पिटिशंस एक्सेप्ट होता है तो उस पर सुनवाई की जाएगी डिफरेंट जजेस के द्वारा। तो यही होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। ठीक है, अब PIL क्या है कि ये डिफाइन कहीं भी नहीं है, किसी भी कानून में इसे डिफाइन नहीं किया गया है। PIL इज नॉट डिफाइंड इन एनी स्टैट्यूट और इन एनी एक्ट। ये किस पर बेस्ड होता है? तो ये बेस्ड होता है इंटरप्रिटेशंस पे, डिफरेंट जजेस के इंटरप्रिटेशंस पे बेस्ड होता है। और ये तब किया जाता है जब जजेस को लगता है कि ये जो पिटिशंस है वो ग्रेटर कॉज में है, पब्लिक के ग्रेटर कॉज में है, उनके इंटेंट, पब्लिक के इंटेंट को देखते हुए उस पर वो अपना जजमेंट या फैसला सुनाते हैं। ठीक है, इट इज़ द पावर गिवन टू द पब्लिक बाय द कोर्ट थ्रू जुडिशियल एक्टिविज्म। न्यायिक सक्रियता के द्वारा ही ये पावर दिया गया है पब्लिक को कि वो जाके इंडिविजुअल तौर पे, नॉट ओनली द एग्रीड पर्सन, एनी थर्ड पर्सन कैन गो टू द कोर्ट और फाइल पिटिशंस when their legal rights and liabilities are being affected। ठीक है, उनकी अगर लीगल राइट्स और लाइबिलिटीज अगर अफेक्ट होती हैं तो कोई भी थर्ड पर्सन, नॉट ओनली द एग्रीड पर्सन, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसके अलावा भी कोई थर्ड पर्सन या सोशल ग्रुप्स या कम्युनिटी, कोई भी जाके उनके बिहाफ में पिटिशन फाइल कर सकता है। ये पावर दी गई है आम जनता को, किनके द्वारा? जजेस के द्वारा, थ्रू द जुडिशियल एक्टिविज्म, है ना। तो ये है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। अब era of PIL movement was heralded by जस्टिस PN भगवती। बिल्कुल सही बात है, जस्टिस PN भगवती जी की ही देन है जो ये पावर आम जनता को मिली है। और वो भी केस जो था, जिस केस में उन्होंने ये लैंडमार्क जजमेंट सुनाया था, वो था SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ठीक है, ये अब हम लोग देखते हैं जेनेसिस एंड एवोल्यूशन ऑफ PIL इन इंडिया, और इससे रिलेटेड जो सम इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है वो भी देखेंगे, कैसे इन सारे जजमेंट्स में PIL का इवोल्यूशन हुआ और उसकी जेनेसिस एक्चुअली में हुई कहाँ थी, उसकी सीड्स, उसको जो बोलते हैं ना, जड़ कहाँ था इस PIL मूवमेंट का, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, भारत में जनहित याचिका की उत्पत्ति और विकास, कुछ ऐतिहासिक निर्णय। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस PIL मूवमेंट का जो बीज है वो किस केस में सबसे पहले पड़ा था। तो वो केस का नाम था मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल भाई। एक्चुअली यहाँ पर भाई होना चाहिए, मिसप्रिंट है यहाँ, भाई। मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल भाई एंड अदर्स। ये केस में जस्टिस कृष्ण अय्यर ने सबसे पहले PIL मूवमेंट की बीज रखी थी ना। ये जो केस था, इसमें ये था कि जो मुंबई में वर्कर होते हैं, जो काम करते हैं, छोटे छोटे वर्कर होते हैं जो किसी छोटे से बिजनेस के अंतर्गत काम करते हैं, उसमें क्या था कि वहाँ पे केस कि उन्हें हमेशा बोनस दिया जाता था, मगर कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं था प्रॉफिट होने के बाद उसी प्रॉफिट पे बेस्ड बोनस उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो इस केस से पहले 1965 तक उन्हें बोनस मिलता था,
बट 1965 के बाद उन्हें बोनस देना बंद कर दिया गया। इस पर वो लोग प्रदर्शन करने लगे, विरोध करने लगे। तो मुंबई कामगार सभा, जो कि वहाँ पर लेबर यूनियन थी, उन्होंने पिटिशन फाइल की। सबसे पहले तो निचली कोर्ट में उनकी पिटिशंस को रिजेक्ट कर दिया गया, फिर धीरे धीरे बात सुप्रीम कोर्ट तक गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि ये मैटर जो है एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर के बीच की है, तो इसमें मुंबई कामगार सभा जो है, ये लेबर यूनियन, इसमें कोई भी रोल नहीं है, ये इनके बिहाफ में नहीं कर सकती है। फिर लेटर उन्होंने जो लोकस स्टैंडाई होता है, लोकस स्टैंडाई को रिलैक्स करते हुए उन्होंने कहा कि चूंकि जो लेबर है, इंडिया में लेबर एक बहुत बड़े कम्युनिटी को, बहुत बड़े समुदाय को रिप्रेजेंट करती है और उनकी इंटरेस्ट इंडिया के डायरेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है। तो इस केस में उन्हें लोकस स्टैंडाई में रिलैक्सेशन देते हुए उनको इनके बिहाफ में रिप्रेजेंट करने की अनुमति दी गई। तो यहीं से एक जो बोलते हैं ना पीआईएल मूवमेंट का बीज रखना, वो रखा गया था इसी केस के सुनवाई के दौरान। ठीक है, जस्टिस कृष्णा अय्यर ने उन्हें लोकस स्टैंडाई में रिलैक्सेशन देते हुए ये प्रावधान दिया कि मुंबई कामगार सभा ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द एम्प्लॉई दे कैन फाइल अ पिटिशंस इन कोर्ट ऑफ लॉ। ये किस में हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे कि बाद में क्या हो, बट हम लोग ने ये समझने की कोशिश की है कि पीआईएल मूवमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई, उसके जो जेनेसिस है वो एक्चुअली थे कहाँ से। तो पहला केस हमने देख लिया, मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल भाई। एक्चुअली यहाँ थाई लिखा हुआ, दैट्स रॉन्ग, अब्दुल भाई। ठीक है, मिसप्रिंट है, प्लीज कोऑपरेट। तो ये था पीआईएल के जेनेसिस से रिलेटेड एक केस स्टडी। फर्स्ट रिपोर्टेड केस ऑफ पीआईएल वाज हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979। ठीक है, इसमें क्या था कि focus was on inhuman condition of prisons and under trial prisoners that led to the release of more than 40,000 under trial prisoners। जो हुसैन आरा खातून थी, इन्होंने मूव किया कोर्ट में और पिटिशंस फाइल की कि जितने भी अंडर ट्रायल्स प्रिजनर हैं, उनके जो कंडीशंस हैं प्रिजन में, वो काफ़ी इनह्यूमन है। उन्हें ठीक से ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है, उनके साथ इल ट्रीटमेंट हो रहा है, उनके रहने और खाने की व्यवस्था भी काफ़ी ख़राब है। तो इस तरह की बात को उन्होंने वहाँ पर उठाया और यही फर्दर आगे बढ़ते हुए जितने भी अंडर ट्रायल्स प्रिजनर्स थे उनको रिलीज़ किया गया। ये अप्रोक्स 40,000 के आसपास थे, है ना। और इस पे एक इम्पोर्टेंट जजमेंट आया कि स्पीडी जस्टिस होना एक फंडामेंटल राइट है, केसों का निपटारा जल्द से जल्द हो, और इसको एक फंडामेंटल राइट्स के रूप में देखा गया और ये एक तरह से फंडामेंटल राइट के रूप में इमर्ज हुआ। राइट टू स्पीडी जस्टिस एक फंडामेंटल राइट के रूप में इमर्ज हुआ इसी केस के अंतर्गत। सो राइट टू स्पीडी जस्टिस इमर्ज एज ए बेसिक फंडामेंटल राइट्स व्हिच हैज बीन डिनाइड टू दीज प्रिजनर्स। द सेम सेट पैटर्न वाज अडॉप्टेड इन सब्सिक्वेंट केसेस। हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 में हमने देखा कि प्रिजनर्स और अंडर ट्रायल्स जो प्रिजनर्स थे उनको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई और कोर्ट ऑफ लॉ में गए पिटिशन लेकर, और वहीं पर फैबुलस लैंडमार्क जजमेंट आया कि राइट टू स्पीडी जस्टिस विल बी अ बेसिक फंडामेंटल राइट्स, और जितनी जल्द से जल्द हो सके लोगों की केस की सुनवाई हो और जिन्हें कन्विक्शन मिलना हो उन्हें जल्दी से स्पीडी कन्विक्शंस भी हो और स्पीडी जस्टिस भी लोगों को मिले। ये दो केस हो गया। थर्ड केस जो हम लोग देख रहे हैं, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहीं से नए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, है ना। इट वाज द जस्टिस पीएन भगवती who started this important PIL movement through the SP Gupta versus Union of India case। तो इस केस में क्या हुआ था, it was held that any member of the public or social action group acting bona fide मतलब किसी कल्याणकारी कार्य को लेकर, उसी को bona fide कहते हैं। तो acting bona fide can invoke the writ jurisdiction of High Court under Article 226 and Supreme Court under Article 32। मतलब कोई भी सोशल ग्रुप, कोई भी पब्लिक या मेंबर ऑफ पब्लिक एक ग्रेटर कॉज में एक कल्याणकारी कार्य को ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के रिट जुडिक्शन को इन्वोक कर सकता है, और उसके थ्रू वो क्या करेगा, कोर्ट ऑफ लॉ में पिटिशंस फाइल करके दे कैन सीक रिड्रेसल अगेंस्ट द वायलेशंस ऑफ लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ पर्संस, है ना। किसी भी पर्सनस के जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, अगर उसके वायलेशंस होते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट में एक रिड्रेसल वो सीख कर सकते हैं। और ये जो पिटिशंस होगा वो उनके बिहाफ में किया जाएगा जो व्यक्ति खुद किसी कारणवश
चाहे वो सोशल और इकोनॉमिक डिसेबिलिटी के रूप में हो, मतलब फाइनेंशियली अगर वो वीक हैं या सोशली उन्हें कंस्ट्रेंट किया गया है और वो कोर्ट तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो उनके बिहाफ में कोई भी पर्सन, थर्ड पर्सन या कोई भी कम्युनिटी के मेंबर, सोशल एक्शन ग्रुप्स, वो क्या कर सकते हैं, उनके बिहाफ में कल्याण को देखते हुए उस नज़रिए से वो क्या कर सकते हैं कि उनके बिहाफ में कोर्ट में पिटीशन दे सकते हैं। यही जस्टिस पी.एन. भगवती जी ने कहा था और उन्होंने ये लैंडमार्क जजमेंट दिया एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, ना। दिस वाज थिंग। By this judgment, PIL become a potent weapon for the enforcement of public duties, where executive actions or misdeed resulted in public injury. अब ये लोगों के लिए क्या हो गया, एक तरह से प्रभावशाली हथियार बन गया है, जिससे लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी गलत एग्जीक्यूटिव एक्शंस के खिलाफ वो लोग कोर्ट में जा सकते हैं और अपने लीगल राइट्स को और लाइबिलिटीज को वो क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो जस्टिस भगवती डिड अ लॉट टू इंश्योर दैट द कंसेप्ट ऑफ PIL वाज क्लियरली enunciated. He did not insist on the observance of procedural technicality and even treated ordinary letters from the public-minded individuals as writ petitions. उन्होंने क्या किया कि सिंपल एक पोस्ट कार्ड में लिखा हुआ पिटिशंस को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। जस्टिस पी.एन. भगवती जी ने उन्होंने प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज जो थी उनको नज़रअंदाज करते उन्होंने एक इवन ऑर्डिनरी लेटर्स जो पोस्ट कार्ड में लिखे हुए थे पिटिशंस, उनको भी उन्होंने PIL के अंतर्गत रखते हुए उनके पिटिशंस को एक्सेप्ट किया और उस पर कई तरह के सुनवाई, कई तरह के जजमेंट और केसेस को उन्होंने एक्सेप्ट किया PIL के अंतर्गत, है ना। तो जस्टिस पी.एन. भगवती का रोल काफ़ी बड़ा है इस PIL मूवमेंट में। आप उन्हें हमेशा याद रखेंगे, उनके एक्शंस को, उनके जो जितने भी जजमेंट्स हैं उनको, जितने भी कॉमन पीपल हैं वो हमेशा उनकी कंट्रीब्यूशन को याद रखें। तो जस्टिस पी.एन. भगवती को आप याद रखेंगे, कोट करेंगे अपने आंसर राइटिंग में भी। नेक्स्ट जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है, वो है द सुप्रीम कोर्ट इन इंडियन बैंक एसोसिएशंस बॉम्बे एंड अदर्स वर्सेस मिसेस देवकला कंसल्टेंसी सर्विस एंड अदर्स 2004 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन अप्रोप्रिएट केस वेयर द पिटिशनर्स माइट हैव मूव अ कोर्ट इन हर प्राइवेट इंटरेस्ट एंड फॉर रिड्रेसल ऑफ द पर्सनल ग्रीवांसेस द अ प्राइवेट इंटरेस्ट केस कैन आल्सो बी ट्रीटेड एज पब्लिक इंटरेस्ट केस। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल का केस अगर वो इस तरीके का है कि जिसमें सारे पब्लिक्स के इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, तो उस केस को क्या ट्रीट किया जा सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट केस ट्रीट किया जा सकता है, PIL कंसिडर किया जा सकता है। ये कहना था इंडियन बैंक एसोसिएशन वर्सेस देवकला कंसल्टेंसी सर्विस केस के जजमेंट में। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट जजमेंट है। द नेक्स्ट जजमेंट इज MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें था कि PIL was brought against the Ganga water pollutions so as to prevent any further pollution of Ganga water. सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इस पेटिशन को एक्सेप्ट करते हुए कहा कि although the aggrieved person or the petitioner is not a owner of riparian, not an owner of river, but he is entitled to move to the court for the enforcement of statutory provisions. कोई भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस बनाए गए हैं और अगर वो इन्फोर्स नहीं हो रहे हैं तो उसको लेकर वो पर्सन डायरेक्टली कोर्ट ऑफ लॉ में जाने के लिए इंटाइटल्ड है। गंगा वाटर पोल्यूशन अबेटमेंट प्रोग्राम जो चल रहे हैं या गंगा वाटर पोल्यूशंस को ख़त्म करने के लिए जो भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं, हेंस इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट करते हुए कहा कि जो भी पटिशनर है वो कोर्ट ऑफ लॉ में मूव कर सकता है टू अगेंस्ट द इन्फोर्समेंट ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। और ये भी कहा कि he is the person interested in the protecting the lives of the people who are dependent upon the water of river गंगा, है ना। वो उन्होंने कहा कि ये तो काफ़ी बड़े ग्रुप के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, जो लोग गंगा वाटर पे अपनी जीविका चलाते हैं, those who are living, those who are making use of the river water गंगा, उनकी लाइफ्स को देखते हुए, उनके ग्रेटर कॉज को देखते हुए, उनके इंटरेस्ट को देखते हुए उन्होंने क्या किया कि इस पिटिशनर MC मेहता का जो पिटिशन है उसको एक्सेप्ट किया एज ए PIL और इम्पोर्टेंट जजमेंट उन्होंने दिया इस केस में। नेक्स्ट इसी के साथ आता है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1917। द जजमेंट ऑफ द केस हैज रिकॉग्नाइज दैट इफ समबडी हैज sexually assaulted or sexually harassed, the incident would consider as violation of fundamental rights provided under Article 14, Article 15 and Article 21। किसी भी महिला के साथ अगर सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो उसे वो कंसीडर किया जाएगा वॉलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड हर
अंडर आर्टिकल 14, 15 एंड आर्टिकल 21। तो इससे रिलेटेड जो गाइडलाइंस दिए गए थे 1997 के इस केस में, तो वो डायरेक्टली यूज हुए थे 2013 के एक एक्ट में जिनका नाम था सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। तो इसी एक्ट में विशाखा गाइडलाइंस जो थे वो यूज हुए थे, जो कि दिए हुए थे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 में, है ना। तो इसे आप याद रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन पीआईएल एंड ऑर्डिनरी लिटिगेशंस, दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मीनिंग, देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है मीनिंग में। तो पीआईएल है, इट डील विद द केसेस वेयर द कम्युनिटी एट लार्ज हैज सम इंटरेस्ट वेयर देयर लीगल राइट्स एंड लायबिलिटीज आर अफेक्टेड बैडली। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जहाँ कहीं भी किसी पब्लिक के लीगल राइट्स और लायबिलिटीज अफेक्ट होते हैं, ठीक है, वहाँ पर इन तरह के केस को डील किया जाता है। वही ऑर्डिनरी लिटिगेशंस में क्या है कि इट डील्स विद एनी डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन द अपोजिंग पार्टी ब्रॉट टू द कोर्ट। किसी भी दो अपोजिंग पार्टी के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स हैं और उनके द्वारा ही वो कोर्ट में डिस्प्यूट को जब अराइज किया गया कोर्ट में, उनको उनकी सुनवाई ऑर्डिनरी लिटिगेशंस के रूप में कंसिडर की जाएगी। ये मीनिंग है दोनों का, ठीक है। टर्म ऑफ पिटिशंस क्या है, कौन इन्हें फाइल कर सकता है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जैसे हमने बताया कि कोई भी पर्सन, नॉट ओनली द एग्रीड पर्सन, उनके बिहाफ में कोई भी सोशली और स्पिरिचुअली मोटिवेटेड पर्सन्स, है ना, वो फाइल कर सकते हैं पिटिशंस को। वहीं ऑर्डिनरी लिटिगेशंस में है कि इट इज़ फाइल्ड ओनली बाय पर्सन एग्रीड बाय सम डिस्प्यूट। एग्रीड पर्सन ही इनमें फाइल करते हैं और इनके अलावा कोई और फाइल नहीं कर सकता है ऑर्डिनरी लिटिगेशंस में। वहीं प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर में क्या है कि ये जो पीआईएल है वो जो रिट जुरिडिक्शन दिया गया है हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 226 एंड सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32, इसके अंतर्गत कोई भी पिटिशनर पिटिशन को फाइल कर सकता है, ठीक है। ये हो गया प्रोसीजर की बात। वहीं ऑर्डिनरी लिटिगेशंस में इट इज़ फाइल्ड इन अ कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन ऑफ द लोअर ग्रेड, ठीक है, मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या उससे लोअर कोर्ट्स में ये फाइल किया जाता है, ठीक है, डायरेक्टली फाइल किया जाएगा। एप्लीकेबिलिटी क्या है इसकी, द डिसीजन गिव्स बाय द कोर्ट इज हैविंग जनरल एप्लीकेशंस, ये सब पर एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। पीआईएल जो दिया जाएगा सब पर एप्लीकेबल होंगे। बट वहीं पर ऑर्डिनरी लिटिगेशंस में क्या है कि द एप्लीकेशंस इज लिमिटेड ओनली टू द डिस्प्यूटेड पार्टी इन्वॉल्व्ड। जो भी डिस्प्यूटेड पार्टी है उनके ही आपस में ये जो होंगे लिटिगेशंस, जो मतलब जुडिक्शंस होंगे वो अप्लाइड होंगे, ठीक है। तो ये होगी एप्लीकेबिलिटी की बात। तो यहाँ हमने बेसिक डिफरेंस देखा दोनों में, पीआईएल और ऑर्डिनरी लिटिगेशंस में क्या डिफरेंस होते हैं। तो इन दिस वीडियो, सो एज ऑफ नाउ वी हैव डिस्कस द मीनिंग ऑफ पीआईएल क्या है, एंड along with that we have seen the genesis and evolution of PIL movement। PIL movement की शुरुआत और उसका विकास कैसे हुआ भारत में, इसको भी हमने देखा। और उसके बाद हमने देखा कि PIL और ऑर्डिनरी लिटिगेशंस में क्या डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स सच एज मीनिंग, टर्म्स ऑफ पिटिशंस, प्रोसीजर और एप्लीकेबिलिटी। इन सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे हमने डिफरेंस देखा PIL और ऑर्डिनरी लिटिगेशंस में। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस the importance of PIL and the issues related with the PIL, है ना। PIL का महत्व क्या है और उससे जुड़े कई मुद्दे जो निकल कर आते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे, उन सारे मुद्दों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोग लास्ट में ये कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि कैसे PIL का यूज अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए। वे फॉरवर्ड में हम लोग ये सारी चीज़ों को देखेंगे, है ना। तो इसी के साथ हम लोग इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। If you like this video, please do like, share and comment on this, as well as subscribe this channel. Thank you very much.